आज हम लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 6 को। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि ये डबल डंजन आर्क का फिनाले है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए अब देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह जिन्वू डबल डंजन के अंदर आर्किटेक्ट और उसके बनाए हुए सभी पपेट्स को डिफीट कर देता है, जिसके बाद आर्किटेक्ट अपनी हार मान लेता है और जिन्वू को उसके सवालों के जवाब देने के लिए मान जाता है और जिन्वू को बताता है कि जवाब तुम्हारे ही अंदर है। जिसके बाद जिन्वू को सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आती है जिसे एक्सेप्ट करते ही जिन्वू की सोल उन मेमोरीज को देखने लगती है जिन मेमोरीज को आर्किटेक्ट ने बहुत पहले ही सिस्टम में डाल रखा था जब उसने ये सब कुछ बनाया था। अब हम देखते हैं कि जिन्वू जैसे ही नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट करता है उसकी सोल किसी और ही दुनिया को देखने लगती है जहां जिन्वू अनगिनत बीस्ट्स और मॉन्स्टर्स के झुंड को देखता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सब मॉन्स्टर्स ऊपर की तरफ क्यों देख रहे हैं। ऊपर देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इन मॉन्स्टर्स की तरफ कुछ आने वाला है क्योंकि आसमान में खुल रहे गेट्स धीरे धीरे ब्राइट हो रहे थे। जिन्वू पूरी तरह से हैरान होकर सोचता है कि बैगनी आसमान और बीस्ट का ये झुंड ये पृथ्वी हो ही नहीं सकती। वो सोचता है कि इतने सारे आइस एल्व्स, हाई ऑर्क्स, गॉब्लिन्स और सभी बीस्ट अगर किसी गेट से एक साथ धरती पर आ गए तो पूरी ह्यूमैनिटी भी इनका कुछ नहीं कर सकती। आसमान से कुछ आते देख जिन्वू समझ जाता है कि मॉन्स्टर्स अभी इंसानों के पीछे नहीं है। तभी आसमान के गेट्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं और उन सभी गेट्स से रूलर्स की पूरी आर्मी आने लगती है। मॉन्स्टर्स की तरह ही अब रूलर्स के भी अनगिनत सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं क्योंकि अब सिल्वर सोल्जर्स और मॉन्स्टर्स के बीच वॉर स्टार्ट होने वाली थी और अब सभी बीस्ट सिल्वर सोल्जर्स से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बीस्ट और सिल्वर सोल्जर्स के बीच की ये वॉर इतनी ज्यादा ब्रूटल थी कि पूरे बैटलफील्ड में वेपन्स की आवाज गूंजने लगती है और वहां खून की नदियां बहने लगती हैं और जल्द ही ये वॉर दुख की चीखों में बदल जाती है। सिल्वर सोल्जर्स ज्यादा पावरफुल थे। सिल्वर सोल्जर्स ने कुछ ही टाइम में सभी बीस्ट्स को खत्म कर दिया था और अब इस वॉर के खत्म होने का टाइम भी आ चुका था, लेकिन तभी सिल्वर सोल्जर्स एक एक करके कटने लगते हैं और वो सब रुक जाते हैं क्योंकि वहां पर शैडो मोनार्क एशबॉर्न आ चुका था और केवल उसके आने से पूरे बैटलफील्ड में सन्नाटा छा जाता है। एशबॉर्न आते ही सभी मरे हुए बीस्ट की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और मोनार्क डोमेन का यूज करते हुए बीस्ट की एक पावरफुल इमोर्टल आर्मी सिल्वर सोल्जर्स के सामने खड़ी कर देता है। उसकी पावर को देखकर जिन्वू को समझते देर नहीं लगती कि यहाँ कोई और नहीं बल्कि शैडो मोनार्क आ चुका है। मैजिक बीस्ट भले ही मर चुके थे लेकिन ये उनका अंत नहीं था, उनका ब्लड अब डार्क हो चुका था। जिन्वू देखता है कि शैडो मोनार्क उन्हें और भी पावर्स देते हुए इतने सारे शैडो सोल्जर्स को समन कर सकता है और ये देखकर जिन्वू सोचता है कि मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। इसके बाद सभी मरे हुए बीस्ट्स मौत के बाद एक बार फिर से सिल्वर सोल्जर्स की तरफ बढ़ते हैं और अब ब्लैक सोल्जर्स और सिल्वर सोल्जर्स के बीच वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। इनकी फाइट से एक बार फिर पूरा बैटलफील्ड कांपने लगता है। जिन्वू सोचता है कि सिल्वर सोल्जर्स को अब तक जीत जाना था, लेकिन फिर से वॉर स्टार्ट हो गई। वो हैरान था कि केवल एक अकेले के फील्ड में आने से पूरा गेम चेंज हो गया। अब एशबॉर्न खुद अपनी ब्लैक सोर्ड उठाता है और ब्रूटल तरीके से एक एक करके सिल्वर सोल्जर्स को काटना स्टार्ट कर देता है। एशबॉर्न रूलर्स कमांडर अथॉरिटी का यूज करते हुए एक बार में ही कई सिल्वर सोल्जर्स को खत्म करता जा रहा था। शैडो मोनार्क जहां जहां से भी गुजरा वो अपने पीछे सिल्वर सोल्जर्स की डेड बॉडी का खतरनाक मंजर छोड़ता गया। वॉर के इस हाल को देखकर जिन्वू को लगा कि शैडो मोनार्क की जीत पक्की है, लेकिन तभी वहां कोई और आ जाता है। इसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां जिन्वू को बचाने के लिए चोई और चाहेन अपने हंटर्स गिल्ड के साथ अंदर आ जाते हैं, जिनके साथ जिंचुल की भी टीम थी। अंदर से उन्हें माना का तूफान फील हो रहा था। चाहे को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर इतना ज्यादा माना किसका होगा। डंजन के अंदर आने के बाद वो डबल डंजन के गेट के पास पहुंच जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही वो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां स्टोन स्टैच्यूज पड़े हुए थे। जिंचुल को अब यकीन हो जाता है कि गॉड और स्टोन स्टैच्यूज वो सब सच थे। तभी वो आर्किटेक्ट को देखकर डर जाते हैं जो उनकी बातें सुन रहा था। उन सबको देखकर आर्किटेक्ट बोलता है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने कब इन इंसानों को यहाँ बुलाया है। वो बोलता है कि कितनी अनोखी बात है। आर्किटेक्ट की बातों को सुनकर उन सबको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो इंसानी लैंग्वेज बोल पा रहा है। उनकी बातों को सुनकर आर्किटेक्ट उन पर चिल्लाता है कि शांत रहो। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग की नींद को डिस्टर्ब करने की। वो सब हैरान हो जाते हैं कि वो जिन्वू को किंग क्यों बोल रहा है और जिन्वू वहां पर क्या कर रहा है। तभी आर्किटेक्ट स्पीड से चोई और चाहेन के बगल में खड़े हंटर्स को अपनी सोर्ड से काटते हुए निकल जाता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि चाहेन कुछ समझ नहीं पाती। आर्किटेक्ट बोलता है कि तुम पावरफुल इंसान किंग के लिए पहले बेस्ट गिफ्ट होगे। सीन फिर से जिन्वू पर शिफ्ट होता है जहां जिन्वू देखता है कि एशबॉर्न सिल्वर सोल्जर्स को खत्म करके ये फाइट जीत चुका है, लेकिन तभी वहां दो और गेट्स खुलते हैं जहां ब्लू वाले गेट्स से डीमंस की आर्मी आ रही थी। दरअसल ये किंग ऑफ डीमंस बारन की आर्मी थी जिसमें जितने भी डीमन क्लैन हैं उन सभी क्लैन के डीमंस थे और रेड वाले गेट से बीस्ट की आर्मी आ रही थी और ये आर्मी किंग ऑफ बीस्ट राकन की थी। राकन और बारन अपनी आर्मी के साथ अब वहां पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाहेन और चोई आर्किटेक्ट के स्टोन सोल्जर्स से फाइट कर रहे थे और हंटर्स कुछ घायल हुए हंटर्स को हील कर रहे थे। आर्किटेक्ट सभी पपेट्स को वापस जिंदा करके हंटर्स के सामने
खड़ा कर देता है और उनसे बोलता है कि जो भी मेरे पपेट्स के गिरने तक जिंदा बचेगा उसे किंग के महान जन्म को देखने का मौका मिलेगा। लेकिन बात यह है कि क्या तुम लोग तब तक जिंदा बच पाओगे? तभी चोई सभी हंटर्स को पीछे हटने के लिए बोलता है क्योंकि बड़ा वाला स्टैचू लेजर बीम से अटैक कर रहा था। सभी वहां से हट जाते हैं। चोई तुरंत बड़े वाले स्टैचू पर अटैक करता है और सभी हंटर्स से बोलता है कि जल्दी से उन छोटे सोल्जर्स को खत्म कर दो। सभी हंटर्स उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ना तो उन पर किसी के फिजिकल अटैक का असर हो रहा है और ना ही किसी तरह के स्पेल का। हंटर्स अब वहां बुरी तरह से फंस चुके थे। चोई को समझ आ जाता है कि अब उनके सारे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं और अगर जिंदा बचना है तो किसी भी तरह जिन्वू को उठाना होगा। क्योंकि जिन्वू उससे दूर था, इसीलिए उसे जगाने के लिए चोई जिन्वू पर फायर से अटैक करता है। इससे पहले कि फायर अटैक जिन्वू तक पहुंच पाए, आर्किटेक्ट फायर के सामने आ जाता है। आर्किटेक्ट बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग को उनकी नींद के टाइम परेशान करने की। आर्किटेक्ट गुस्से में सीधे चोई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे देखकर चोई की इतनी फट जाती है कि वो हिल भी नहीं पाता। लेकिन तभी 3 हंटर्स एक साथ आके आर्किटेक्ट को पीछे धकेल देते हैं। जिनचुल चाहीन से बोलता है कि हम यहाँ संभाल लेंगे, तुम जाकर जिन्वू को जगाओ। और चाहीन तुरंत जिन्वू की तरफ बढ़ती है। सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ राकन की बीस्ट आर्मी और बारन की डीमन आर्मी एक साथ शैडो मोनार्क के ही सोल्जर्स पर अटैक कर देती है, जिसके बाद बीस्ट और डीमंस के साथ शैडो सोल्जर्स की एक और वॉर स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे शैडो सोल्जर्स मर रहे थे और वापस जिंदा हो रहे थे। ये देखकर जिन्वू सोचता है कि चाहे जितनी बार सोल्जर्स को खत्म कर दिया जाए वो वापस आ जाते हैं। जिन्वू सोचता है कि अगर वो मेरे सोल्जर्स होते तो मेरा माना कुछ टाइम में ही खत्म हो जाता, क्योंकि शैडो सोल्जर्स जब वापस जिंदा होते हैं तो यूजर का बहुत माना खर्च होता है। लेकिन ऐशबॉर्न ने इतने सारे सोल्जर्स को बनाए रखा है, ऐसा लगता है जैसे उसके पास माना का भंडार हो। जिन्वू देखता है कि बीस्ट और डीमंस आते जा रहे हैं और शैडो सोल्जर्स को मार रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये वॉर पहले सिल्वर सोल्जर्स और बीस्ट के बीच की थी। उसके बाद शैडो मोनार्क आया और सिल्वर सोल्जर्स को खत्म कर दिया और अब डीमंस और बीस्ट मिलकर शैडो मोनार्क को ही खत्म करने में लगे हैं। इसीलिए वो हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उनके बीच लड़ाई हो गई है। दरअसल शैडो मोनार्क रूलर्स से गुस्सा होकर मोनार्क्स के साथ मिल गया था, इसीलिए ऐशबॉर्न ने पहले सिल्वर सोल्जर्स को खत्म किया था। लेकिन ऐशबॉर्न की पावर्स इतनी खतरनाक थी कि उससे न सिर्फ रूलर्स बल्कि मोनार्क्स भी डरते थे। ऐशबॉर्न भले ही मोनार्क्स के साथ था, लेकिन मोनार्क्स को डर था कि इसकी पावर्स हमारे लिए भी खतरा बन सकती है। इसीलिए 9 मोनार्क्स में से 2 मोनार्क राकन और बारन ने ऐशबॉर्न के साथ ही गद्दारी कर दी और एक साथ उस पर अटैक कर दिया। अगर आपको रूलर्स और मोनार्क्स के बारे में और जानना है तो ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब राकन और बारन की आर्मी शैडो सोल्जर्स के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर ऐशबॉर्न ने उन दोनों की आर्मी को इतनी बुरी तरह से हरा दिया कि उनकी पूरी आर्मी खत्म हो गई। हारने के बाद राकन अपनी जान बचाकर वहां से बचकर भाग गया, लेकिन बारन इतनी बुरी हालत में था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। शैडो मोनार्क अब बारन के पास जाता है और उससे पूछता है कि हमारे पास इस वॉर को खत्म करने का मौका था तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? बारन बोलता है, कितने शर्म की बात है, मैं तुमसे दूर जा सकता था। शैडो मोनार्क फिर से बोलता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? लेकिन वो हंसने लगता है और तभी ऐशबॉर्न उसका गला पकड़कर उठा लेता है और उसे बुरी तरह से खत्म कर देता है। उसकी आंखों को देखकर जिन्वू को याद आता है कि ये डीमन किंग बारन है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि बारन को उसने डीमन कासल में खत्म किया था। तभी जिन्वू अपने हाथों की तरफ देखता है जिसमें बारन का खून लगा हुआ था। जिन्वू अब ऐशबॉर्न की आंखों से सब कुछ देख रहा था और यहाँ जिन्वू को शैडो मोनार्क के फॉर्म में दिखाया जाता है। जिन्वू और ऐशबॉर्न अब एक हो चुके थे, क्योंकि ऐशबॉर्न ने जिन्वू को अपना हार्ट दे दिया है, इसीलिए वो ऐशबॉर्न की यादें अपनी आंखों से देख रहा था। जिन्वू अब अपना हार्ट चेक करता है, जहाँ अब उसके पास 2 हार्ट थे। तभी वो आसमान की तरफ देखता है, जहाँ फिर से एक गेट खुलता है जिसमें से रूलर्स आ रहे थे। लेकिन रूलर्स यहाँ शैडो मोनार्क को मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे मनाने और उससे माफी मांगने के लिए आ रहे थे। लेकिन तभी नोटिफिकेशन आती है कि प्लेबैक डेटा खत्म हो चुका है। मतलब अभी सिस्टम के थ्रू जिन्वू को इतनी ही इंफॉर्मेशन देना था और ऐशबॉर्न को उसे अपना हार्ट देकर उसकी बॉडी पर कंट्रोल करना था। लेकिन ऐशबॉर्न ने उसकी बॉडी पर कंट्रोल करने की बजाय उसे अपनी पावर्स देने का फैसला किया। दूसरी तरफ जिन्वू को जगने से रोकने के लिए आर्किटेक्ट चाहीन के सामने आ जाता है और बोलता है कि तुम थोड़ी और कोशिश करो मेरे डिजाइन से निकलने की। तब चाहीन सोर्ड डांस स्किल का यूज करती है, लेकिन आर्किटेक्ट आसानी से उसके अटैक को रोकते हुए उसके शोल्डर को काट देता है। आर्किटेक्ट बोलता है कि तुम इतना ही कर सकती हो, आखिरकार तुम इंसान निराश करने से कभी नहीं चूकते हो। वो सबको बताता है कि ये सिस्टम मैंने बनाया है, वो किसी भी नतीजे को पहले ही पढ़ सकता है। ऐसी कमजोर कोशिश मेरे सिस्टम को कभी भी नहीं मार पाएगी। चाहे उस पर अटैक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तब चोई बोलता है कि अब सिर्फ जिन्वू को उठाना ही एक रास्ता बचा है। चाहे फिर से जिन्वू की तरफ जाने लगती है। आर्किटेक्ट उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाती है और वो नीचे गिर जाता है। पहले तो आर्किटेक्ट को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी वो देखता है कि चाहे के साथ एक शैडो सोल्जर है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि इस रूम के रूल्स इस तरह की चीजों की परमिशन नहीं देते हैं। आर्किटेक्ट बोलता है कि किंग ने अपने सोल्जर को तुम्हारे अंदर डाल दिया है। वो पूछता है कि तुम लोगों को ये जगह कैसे मिली और जिन्वू के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। चाहीन बताती है कि हम दोस्त हैं जो यहाँ उसे बचाने
बचाने आए हैं। तब आर्किटेक्ट बोलता है कि तो फिर ये किंग ने नहीं किया होगा। इसके बाद आर्किटेक्ट शाहीन से बोलता है कि आज ग्रेट शैडो मोनार्क इस दुनिया में आएंगे और मैं तुम्हें इस ग्रेट इंसिडेंट्स को देखने का मौका दूंगा। हालांकि तुम्हारे छोटे इंसान दोस्तों को अभी यहीं और इसी वक्त मरना होगा। लेकिन तभी उसे जिनवू की आवाज आती है कि मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। जिसके बाद जिनवू उसे इतना पावरफुल पंच मारता है कि उसका बैंड बच जाता है। जिनवू उससे पूछता है कि तुमने क्या किया है मेरे साथ। जिनवू की चेस्ट में अभी भी हार्ट दिख रहा था। जिनवू के पंच को देखकर सभी हंटर्स हैरान हो जाते हैं। वो आर्किटेक्ट के फेस पर अपने पैर रख देता है। तब आर्किटेक्ट बोलता है ऐसा लगता है तुम किंग नहीं हो। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्यों हो उसकी जगह, और तुम उस ब्लैक हार्ट के साथ अपने आप को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो। तब जिनवू समझ जाता है कि इतना ज्यादा माना इस ब्लैक हार्ट की वजह से है। तभी जिनवू को नोटिफिकेशन आती है कि उसका टाइटल अब डीमन हंटर हो चुका है। उसने जरूरत की सारी चीजें पूरी कर ली हैं। उसने डीमन किंग को हरा दिया है। इसीलिए एक इनक्रेडिबल पावर ने प्लेयर को अपने मास्टर के रूप में चुना है और इसीलिए उसे ब्लैक हार्ट मिला है। इस नोटिफिकेशन पर आर्किटेक्ट के रिएक्शन से जिनवू समझ जाता है कि ब्लैक हार्ट इसके डिजाइन और प्लान का हिस्सा नहीं था और ये उसकी पावर बढ़ाने के लिए भी नहीं था। जिनवू को अभी भी सारे सवालों के जवाब नहीं मिले थे। वो आर्किटेक्ट से पूछता है कि तुम मेरे प्लेयर बनने के खिलाफ थे, आखिर ये प्लेयर क्या है और तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो। अब आर्किटेक्ट को सब समझ आने लगता है कि ऐशबॉर्न ने उसे धोखा दिया है। वो ऐशबॉर्न पर चिल्लाता है कि तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि ये सब करने के बाद मोनार्क्स तुम्हें छोड़ देंगे। दरअसल जब मोनार्क्स ने मानव दुनिया में अटैक करना स्टार्ट किया तब ऐशबॉर्न कांडियारू नाम के जादूगर की हेल्प से मानव दुनिया में अपने एक वेसल की तलाश करना स्टार्ट कर दिया। कांडियारू ऐशबॉर्न से इमॉर्टलिटी पाने की लालच में उसकी हेल्प करने के लिए मान गया और ये सिस्टम तैयार किया। इसी आर्किटेक्ट का नाम कांडियारू है। आर्किटेक्ट ने जिनवू को यहाँ इसीलिए बुलाया था ताकि ऐशबॉर्न उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर ले और उसे इमॉर्टल करके अपना प्रॉमिस पूरा करे। लेकिन आर्किटेक्ट ये नहीं जानता था कि अब ऐशबॉर्न का इरादा जिनवू की बॉडी पर कंट्रोल करने की बजाय उसे अपनी पावर का अगला वारिस बनाने का था। और वही हुआ। ऐशबॉर्न ने कांडियारू को ही सिस्टम से बाहर निकाल दिया और अपने सौदे से मुकर कर जिनवू को ब्लैक हार्ट के साथ अपनी पावर्स दे दी। इसीलिए आर्किटेक्ट ऐशबॉर्न पर चिल्ला रहा था। तभी जिनवू के चारों तरफ से डैगर्स निकलते हैं और आर्किटेक्ट को अपना टारगेट बनाते हैं। जिनवू फिर से उससे अपने सवालों के जवाब पूछता है। आर्किटेक्ट बोलता है कि तुम्हें समझना काफी मुश्किल है और शायद अब मैं समझ चुका हूं कि तुम्हें क्यों चुना गया है। तभी आर्किटेक्ट के सारे पपेट्स चलने लगते हैं और वो बोलता है कि अगर मैं मर गया तो इन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तब जिनवू बोलता है कि तुम्हें मारने के बाद इनका भी काम खत्म कर दूंगा। आर्किटेक्ट की फिर से फट जाती है और वो बोलता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम फिर से ई रैंक हंटर बन जाओगे। तब जिनवू उसे बताता है कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन एक लिविंग सिस्टम उसके क्रिएटर के मरने के बाद भी खत्म नहीं होता है। आर्किटेक्ट हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो बोलता है इसका मतलब मुझे खुद ही इस सिस्टम को खत्म करना होगा। वो सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का कमांड देता है, लेकिन सिस्टम उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स एक्सेस को रिजेक्ट कर रहा था क्योंकि ऐशबॉर्न ने उसे ही सिस्टम से बाहर कर दिया था। इसके बाद जिनवू उसे बताता है कि पहले वो सिस्टम के बारे में बहुत सोचता था, जिसके चलते वो सिस्टम को ही खत्म करना चाहता था, लेकिन अब उसके लिए ये सही है। जिनवू उससे बोलता है कि तुम्हारा सिस्टम कमियों से भरा हुआ है। तब आर्किटेक्ट बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद जिनवू अपने डैगर्स से उसे बुरी तरह काट कर रख देता है। डिस्ट्रॉय होते हुए आर्किटेक्ट जिनवू से बोलता है कि जब आसमान को सपोर्ट करने वाले फायर पिलर खड़े किए जाएंगे तब एक ऐसी मौत तुमको ढूंढते हुए आएगी जिसे तुम टाल नहीं पाओगे। इस पर जिनवू बोलता है कोई बात नहीं। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां बाहर खड़े कुछ हंटर्स अंदर गई टीम के आने का वेट कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि वो सब आ रहे हैं। बाहर निकलकर जिनवू सोचता है कि आर्किटेक्ट कहीं और है क्योंकि ये उसकी असली बॉडी नहीं थी। इस रेड में 20 हाई रैंक हंटर्स मारे जा चुके थे। उन्हें देखकर जिनवू सोचता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसके बाद वो हंटर्स गिल्ड और सर्वेलेंस टीम को थैंक्स बोलता है। जिनचुल जिनवू से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि अंदर डबल डंजन है। जिनवू उसे बताता है कि डबल डंजन ने उसे खुद बताया था। तब जिनचुल हैरान होकर सोचता है कि लगता है ये मजाक कर रहा है, मैं इसे कभी नहीं समझ सकता। इसके बाद शाहीन जिनवू से पूछती है कि क्या आप ठीक हैं। जिनवू पहले ठीक है बोलता है, लेकिन बाद में थोड़ा सा थका हुआ बताते हुए बेहोश होकर गिर जाता है, जिसके बाद सभी उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।